तो भाई रिगाल रिसोर्सेज आज मार्केट में 3.5% डाउन चला गया। क्यों गिर रहा है ये इतना? आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो में बने रहना और वीडियो को लाइक कर दो और अगर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलो अब डिस्कस करते हैं आखिर रिगाल रिसोर्सेज इतना गिर क्यों रहा है। जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से गिरता जा रहा है। अब हम इसको नोटिस करते हैं कि ये क्यों गिर रहा है। अब जानते हैं कि स्टॉक आखिर इतना गिर क्यों रहा है। तो ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 141 के रेट पे। आर्टिकल आप पूरा पढ़ लेना, मैं पूरा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ आपको, मेन पॉइंट आपको मैं नोट करवा रहा हूँ। ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 141 पे, 39% के प्रीमियम पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या थी कि ये 30% में लिस्ट करेगा, लेकिन ये लिस्ट हुआ 39% पे। अब 39% पे लिस्ट हुआ तो कुछ लोगों ने जो 8-9% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा था, तो कुछ रिटेलर ने और कुछ बड़े इन्वेस्टर ने अपना माल जो है बेच दिया। अब माल बेच दिया तो स्टॉक तो गिरेगा, तो इसलिए स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। अब ये क्या कहाँ तक गिरेगा, ये आगे हम इसको होल्ड कर सकते हैं या नहीं, वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। वीडियो में पूरा बने रहना। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं इस कंपनी के कौन-कौन से क्लाइंट है, किसको ये अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचती है, किसको बेचती है, वो हम पहले जान लेते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इस कंपनी के फंडामेंटल क्या हैं और इसमें क्या हमें बने रहना चाहिए या हमें इसको बेच के भाग जाना चाहिए। पहला क्लाइंट का यहाँ नाम निकल के आ रहा है इमामी पेपर्स एंड मिल्स लिमिटेड, फिर मोनिका फूड्स हैं, सेंट्री पल्प हैं। हो सकता है आप में इनमें से आप किसी कंपनी को न भी जानते हो। फिर अपना श्री गुरु ऑयल है, मयंक केटर्स है, उसके बाद फिर एवीएम सेल्स, इकोटेक, ऐसी काफ़ी कंपनियां हैं, आप नाम पढ़ लीजिए। ये इन कंपनियों को ये अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। अब ये देखिए, ये कंपनी नेपाल और बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है, कंपनी एक्सपेंड कर रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये और भी कंट्रीज में अपना माल बेचे, जिससे कंपनी की ग्रोथ होगी लॉन्ग टर्म में। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं फंडामेंटल पे। तो अगर अभी स्टॉक का पी देखेंगे तो वो अराउंड 26 के आसपास का है, जो कि अभी भी ज़्यादा है, क्योंकि जितनी भी फूड इंडस्ट्री का पी है वो 20 के आसपास रहता है। आप चेक कर लेना, जिस भी कंपनी के आगे फूड लिखा हो वहाँ चेक कर लेना, उनका पी इतना, इंडस्ट्रियल पी इसका 20 है। लेकिन इसका इतना स्टॉक गिरने के बाद भी, ये स्टॉक इतना गिर चुका है उसके बाद भी इसका पी अभी भी 26 का है। इसका पी 26 पर है, ये थोड़ी कंसर्न वाली बात है। बट अगर सेल्स देखी जाए तो कंपनी की सेल्स 5 साल में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। चलो पहले हम आपको सेल्स का चार्ट दिखाते हैं कि सेल्स इसकी कैसे ग्रो कर रही है। तो सेल्स कंपनी की ग्रो कर रही है कंटिन्यूअसली, 915 करोड़ की सेल्स हो चुकी है। और अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी 113 करोड़ बढ़ते बढ़ते जा चुका है। मतलब कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी जा रही है, उसकी सेल्स भी अच्छी बढ़ रही है और प्रॉफिट भी उसका बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। अब एक और पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं लिया था। तो अब इस पे बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पिछली वीडियो पे मैंने इस पॉइंट पे बात नहीं की थी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको समझ लेते हैं। डेब्टर डेज क्या होता है? डेब्टर डेज वो होता है कि कंपनी ने जिसको पैसा दिया वो पैसा वो कब तक लौटा रहा है। तो पिछली बार जैसे 77 डेज में उन्होंने पैसा लौटाया था, इस बार वो 55 दिन में ही पैसा वापस आ जा रहा है कंपनी के पास। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए, ये वाला पॉइंट इनका पॉजिटिव है। अब इन्वेंट्री डेज़ क्या होता है, इसको समझ लें। इन्वेंट्री डेज़ वो होता है, मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, जैसे मान लीजिए आपकी जीन्स की फैक्ट्री है। अब वो जीन्स कितने दिन तक गोडाउन में पड़ी रहती है और उसके बाद बिकती है, वो होता है इन्वेंट्री डेज़। तो इनकी जीन्स जो है पहले ज़्यादा टाइम तक गोडाउन में पड़ी रहती थी, कम टाइम तक पड़ी रहती थी। पहले जैसे 32 दिन तक पड़ी रहती थी, फिर 48, अब ये साला हो चुका है 65। मतलब ये बढ़ते जा रहा है। गोडाउन में ज़्यादा टाइम तक इनका माल पड़ा रह रहा है, तो ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। अब आ जाते हैं डेज़ पेएबल में। डेज़ पेएबल वो चीज़ होती है कि कंपनी कितने टाइम में अपना पैसा चुका देती है। तो पहले जैसे कंपनी 43 डेज़ में चुकाती थी, फिर 46 में, और अब हो चुका है 26, जो कि कंपनी के लिए ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट भी इनका पॉजिटिव होता है। और लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल। अब ये क्या होती है? कैश कन्वर्जन साइकिल का मतलब ये होता है कि कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, वो पैसा कितने दिन के बाद कंपनी को उसका रिटर्न मिलता है, उसका प्रॉफिट मिलता है, वो होता है कैश कन्वर्जन। तो कैश कन्वर्जन में देखेंगे तो ये बढ़ते जा रहा है, पहले 79 था, अब 93 हो चुका है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट पॉजिटिव था, ये वाला पॉइंट इनका नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, और ये वाला पॉइंट इनका समझ लो
थोड़ा नेगेटिव था, ज़्यादा नहीं थोड़ा नेगेटिव था। इसका मतलब ओवरऑल फंडामेंटल अच्छे हैं इस कंपनी के। तो अब आ जाते हैं फाइनल व्यू पे कि क्या हमें इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको इतना कहूँगा कि मेरे हिसाब से कंपनी ठीक-ठीक कर रही है और लॉन्ग टर्म के अगर हिसाब से आप सोचते हैं तो कंपनी ऊपर ही जाएगी, 100% कंपनी ऊपर जाएगी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोचते हैं तो। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे बट लॉन्ग टर्म में कंपनी ऊपर जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी तो इसमें कोई बाइंग का मेरे को ज़ोन दिख नहीं रहा है। जब ये कंपनी अपना टॉप निकालेगी तभी आई थिंक इसमें बाय किया जा सकता है। अभी इसमें कोई भी बाय रिकमेंडेशन नहीं है।